नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। फूलों से सजा है केदारनाथ धाम। श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के जयकारे के लगाए हैं। विधि विधान से कपाट खोले गए हैं। बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तो आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज बाबा केदार के दर्शन के लिए पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोले गए हैं और इसी के साथ श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है कपाट खुलने का। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, धाम के कपाट खुल चुके हैं और मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान के साथ खुले हैं। किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो इंतजार था वो पूरा हुआ है अब? जी बिल्कुल, देखिए एक लंबा इंतजार था श्रद्धालुओं का। करीब 6 माह बाद बाबा केदार दर्शन के लिए अपने धाम में पहुंचे हैं और सुबह 6:20 के करीब ये कपाट खोले गए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। पहली पूजा धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई है और आज से श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुल गए हैं जो अगले 6 माह खुले रहेंगे। आज 8,000 के करीब श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। देखिए, धाम और आसपास के इलाकों में मौसम गड़बड़ होने की आशंका का एक अलर्ट था। इसके मद्देनजर केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण रोके गए हैं और जो श्रद्धालु अन्य स्थानों से आ रहे थे उन्हें श्रीनगर और रास्ते में रोका गया है ताकि थोड़ी थोड़ी संख्या में लोग दर्शन करके जाते रहें और दूसरे लोग आते रहें। एक हफ्ते बाद जब मौसम ठीक हो जाएगा तब इसी फ्लो में यात्रा शुरू होगी। हालांकि संख्या बल अभी भी कम नहीं है, धाम की क्षमता से अधिक ही लोग अभी मौजूद हैं। जैसे बीते वर्ष हमने देखा था कि कपाट खुलते वक्त 20,000 लोग थे, तो इस बार करीब 8,000 लोग धाम में थे और एहतियात के तौर पर उन सबको कम संख्या में प्रशासन ने रोका है, बुलाया है, क्योंकि यदि कोई आपात स्थिति होती है, क्योंकि मौसम का भी अलर्ट है, 8 फीट बर्फ जमी हुई है, तो कोई अफरा तफरी का माहौल न हो। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से जाने आने की जो खास व्यवस्था रहती है ताकि वो दुरुस्त रहे, क्योंकि उसमें कई बार खामियां सामने आती हैं। लेकिन इस बार धामी सरकार की तरफ से पहले ही निरीक्षण किया गया, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे रहे। तो इस दौरान क्या कुछ इस बार यात्रा में खास दिख रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है उसको लेकर? देखिए, यात्रा अभी अपने फ्लो पर आना बाकी है क्योंकि अभी गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं और इन दोनों धामों में करीब 23,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है जो कि हृदय रोग से संबंधित पीड़ित भी थे। और चूंकि हम यमुनोत्री धाम देखिए हाइट में है, थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी कम है और यही सरकार भी और यही स्वास्थ्य महकमा भी लोगों से अपील कर रहा है कि यदि आप केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, यात्रा में आ रहे हैं, बाबा बद्री विशाल गंगोत्री यमुनोत्री किसी भी धाम में आ रहे हैं, तो पहले स्थानीय वेदर के साथ खुद को एक्लिमेटाइज करिए और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए जब आप पूरी तरह फिट हों तब यात्रा पर आए, क्योंकि यात्रा भी 6 माह से अधिक चलेगी। परंतु लोगों में भी शायद उत्साह है या यूं कहें जल्दी है कि कई दफा अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करके आगे बढ़ रहे हैं और नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैदानों में जहां 40-42 डिग्री तापमान पहुंचा है, वहीं पहाड़ों में माइनस में तापमान है। दूसरा, हाइट अधिक होने के कारण सांस लेने में तकलीफ आना कॉमन बात है, एक सामान्य बात है। स्थानीय लोग भी कई दफा इससे परेशान हो जाते हैं। तो सरकार ने और अलग अलग विभागों ने तो पर्याप्त तैयारियां की हैं, परंतु अब लोगों को भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जब पूरी तरह फिट हों तब पहाड़ों पर आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से अब खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार खत्म। आज जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, एक साथ जारी होगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। दोपहर 1:30 बजे घोषित किया जाएगा रिजल्ट। यूपी एमएसपी के सचिव दिव्याकांत शुक्ला ने घोषणा की है। प्रयागराज स्थित मुख्यालय से जारी होगा रिजल्ट। upresult.nic.in और results.upmsp.education.in पर देखा जा सकेगा ये रिजल्ट। तो ये वेबसाइट्स हैं, इसके लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और जो इंतज़ार है छात्रों का वो आज खत्म होगा। 1:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रयागराज स्थित मुख्यालय से ये रिजल्ट जारी होगा।
तो ये वो दो वेबसाइट जिन पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, छात्रों के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का आज इंतजार खत्म होगा इसी के साथ, और आज जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा, छात्रों में कितनी उत्सुकता है, कितनी घबराहट है? क्योंकि देखिए, रिजल्ट की घड़ी हो और इस दौरान छात्र जो हैं बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्या कुछ जो फॉर्मल गाइडलाइंस हैं वो दी गई हैं छात्रों की जानकारी के लिए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज अपना जो रिजल्ट जारी करने जा रहा है, हाई स्कूल इंटर के दोनों अगर छात्रों की बात करें तो जो परीक्षार्थी थे वो लमसम 58 लाख जो लोगों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 53 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। निश्चित तौर पर आज इसका रिजल्ट जारी हो रहा है, कहीं ना कहीं बेचैनी भी छात्रों में होगी, कहीं ना कहीं उत्सुकता भी होगी कि रिजल्ट आखिर क्या होगा। 1:30 बजे आज जो है प्रयागराज से रिजल्ट जारी किया जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वहां से। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस बार के जो मूल्यांकन हुआ है कापियों का, वो बड़ा बेहतर ढंग से हुआ। लमसम हाई स्कूल में सिर्फ 1,86,00,000 कॉपियां थी, जिनको 79,000 शिक्षकों ने जो है जांचा है। और सबसे बेहतर बात है, जो डेडलाइन दी गई थी इस बार कापी जांचने की, उनसे एक दिन पहले ही काफी जो मूल्यांकन काम था वो समाप्त कर दिया गया था। मात्र 14 दिनों में ये जो है कार्यक्रम था वो समाप्त किया गया। निश्चित तौर पर आज 1:30 बजे रिजल्ट आएगा। बच्चों को उत्सुकता है, क्योंकि परीक्षार्थी उत्सुकता है, और वैसे भी कहा जाता है रिजल्ट कोई भी हो, उत्सुकता हमेशा हो जाए। राजनीतिक रिजल्ट हो, चाहे पर जीवन में जो प्रथम पायदान होता है बोर्ड का, हाई स्कूल का या इंटर का, उसमें भी उत्सुकता होती है। निश्चित तौर पर 1:30 बजे का इंतजार सभी छात्रों को है, साथ ही साथ उनके अभिभावक हैं, इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको भी कहीं ना कहीं इंतजार है कि जल्दी से 1:30 बजे और रिजल्ट आए। आखिर रिजल्ट क्या आता है। सबसे ज्यादा निगाहें हैं वो टॉप 3 पे होती है कि आखिर इस बार टॉप 3 में कौन कौन रहा। साथ ही साथ पिछले अगर कई रिजल्ट उठाएं तो देखें कि छात्राओं ने हर बार बाजी मारी, क्या इस बार भी छात्राएं बाजी मार पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि 1:30 बजे के बाद काफी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन है जिसने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। साथ ही साथ कितने छात्र हैं जो सफल हुए, कितने छात्र असफल हुए, इनका पूरा डेटा 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में मिल जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो उत्साहित है, और अब से कुछ देर बाद वो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर लॉन्च होगा। जी बिल्कुल, और देखिए उसी का इंतजार जो है कहीं ना कहीं अश्विनी किया जा रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। तो प्रयागराज स्थित मुख्यालय से रिजल्ट जारी होगा और आज जो छात्रों का इंतजार है वो खत्म होगा। दिल्ली से अब खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को देंगे वाटर मेट्रो की सौगात। कोच्चि में होगी देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे वाटर मेट्रो परियोजना को हरी झंडी। केरल और नजदीकी द्वीपों को जोड़ेगी वाटर मेट्रो परियोजना। प्रोजेक्ट के लिए होंगे 78 वाटर बोट्स और 38 टर्मिनल। केरल में कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी, जहां पहली वाटर मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री सौंपेंगे। केरल में कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। तो ये विशेष सौगात उनकी तरफ से। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को वाटर मेट्रो की सौगात देंगे। कोच्चि में होगी देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत, जो आसपास के द्वीपों से जुड़ेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटर मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। केरल और नजदीकी द्वीपों को जोड़ेगी वाटर मेट्रो परियोजना। लखनऊ से अब खबर, निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कई जिलों में जनसभा। रायबरेली, उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:10 पर रायबरेली के जीआईसी मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:15 से 2 बजे तक जीआईसी मैदान में करेंगे जनसभा। दोपहर 2:45 से 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में करेंगे जनसभा।
शाम 5:30 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहा पर करेंगे जनसभा। तो आज ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, लगातार प्रचार प्रसार की कमान वो एक तरफ संभाल रहे हैं और इसी के चलते उनका ये खास दौरा बताया जा रहा है। क्या उनका स्केड्यूल रहने वाला है वो भी लगातार आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 2:45 से 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में वो जनसभा करेंगे और इसी के साथ शाम 5:30 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर जनसभा होगी उनकी। तो निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाल रहे हैं, प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे हैं। तो कई जिलों में जनसभा के माध्यम से बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी पर और ज्यादा भरोसे का जो इंतजार है वो सीएम योगी आदित्यनाथ उसके लिए बड़ा संदेश दे रहे हैं। किस तरीके से काम किए जाएंगे उसको लेकर बड़ा आश्वासन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। और आज भी उनका ये खास दौरा रहेगा जिस दौरान बड़ी जनसभाओं को वो संबोधित भी करेंगे। तो शाम 5:30 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर जनसभा होगी। निकाय चुनाव को लेकर लगातार ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के 75 जिलों में प्रचार प्रसार की कमान खुद वो संभाल रहे हैं और इसी के साथ रायबरेली का उनका खास दौरा बताया जा रहा है। उन्नाव का भी उनका महत्वपूर्ण दौरा रहेगा। तो 2 जिलों के दौरे के दौरान बड़ी जनसभा भी होगी उनकी और इस जनसभा के माध्यम से स्थानीय चुनाव में जीत का दम भी भरते नजर आएंगे सीएम योगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और असद हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ गए हैं। असद का रुख करते हैं। असद, देखिए रायबरेली का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जनसभा भी होगी, किस तरीके से आज महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास किया जाएगा, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह, क्या कुछ रायबरेली में हो रहा है इस वक्त स्थानीय चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का दौरा है और जिला प्रशासन अलर्ट है। वहीं अगर बात की जाए तो कल से ही आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा रायबरेली में डेरा डाले हुए हैं और खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, और चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी हो, लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं के जायजा लिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर ये मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो जो नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव पद के लिए लड़ रही है शालिनी कनौजिया, और चाहे वो 9 नगर पंचायत रायबरेली की हो, उनके लिए कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री का दौरा संजीवनी का काम जरूर करेगा। चूंकि जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरह से मंच की तैयारी की गई है, हम लोग इस समय जैसे ग्राउंड पे हैं, बकायदा अभी भी तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। तकरीबन करीब 1 से 1:30 बजे के बीच का ये रायबरेली का दौरा रहेगा। सामने ही हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है। जो व्यवस्थाओं के जायजे की बात की जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और कहीं ना कहीं से अहम दौरा जरूर माना जा रहा है, क्योंकि ये लड़ाई एक निकाय चुनाव को नहीं, ये सेमीफाइनल 2024 का माना जा रहा है और ये कांग्रेस के गढ़ को भेदने का काम जरूर करेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेठी पर हम विजय हासिल कर चुके हैं, अब जो निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो रायबरेली के जो सोनिया गांधी और गांधी का गढ़ कहा जाता था, कहीं ना कहीं से उस गढ़ को भेदने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण ये दौरा उनका माना जा रहा है। ठीक है असद, बन रही आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। अश्विनी, देखिए महत्वपूर्ण दौरे हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, जहां एक तरफ वो प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे हैं तो वहीं अंदर खाने जो खलबली मची हुई है टिकट बंटवारे को लेकर, उसको भी शांत करने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। बागियों को मनाने का प्रयास भी वो समय समय पर कर रहे हैं और आज भी उनका ये दौरा है रायबरेली और उन्नाव का, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चुनावी प्रचार प्रसार का उन्होंने आगाज किया था। आज मध्य क्षेत्र यानी अवध क्षेत्र का नंबर है, अवध क्षेत्र में पहुंचेंगे। सबसे पहले रायबरेली का दौरा करेंगे। रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था एक समय में, हालांकि अभी भी सोनिया गांधी वहां से सांसद है, लेकिन पिछले 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसने कहीं ना कहीं जो एक लकीर खींची थी कांग्रेस की कि कांग्रेस ही रायबरेली में रहेगी, उसको समाप्त किया। निश्चित तौर पर इसके बाद उन्नाव का दौरा है। उन्नाव भी 2017 से पहले
समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। लेकिन 2017 का चुनाव क्लीन स्वीप उन्नाव ने किया। उसके बाद हालांकि एक सीट थी बसपा के खाते में, उन्नाव में गई थी 2017 के चुनाव में, लेकिन वो भी बाद में विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 2022 में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप उन्नाव में किया भारतीय जनता पार्टी में। कहीं ना कहीं हौसले बुलंद है भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों जिलों को लेकर के। मुख्यमंत्री जब रायबरेली पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया, साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार रहते हुए रायबरेली के अंदर क्या क्या हुआ, इन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है, मुख्यमंत्री कहीं भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उनका सबसे बड़ा जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का जो कानून व्यवस्था, उसका जिक्र जरूर कर रहे हैं। कल भी उन्होंने सहारनपुर में इसका जिक्र किया और किस तरीके से कहा कि जो गुंडे हैं अब वो रो रहे हैं, उनके साथ देने वाले रो रहे हैं, वो गायब हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इस चीज को जनता सुनना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उसके साथ उसको सुकून रहे, प्रदेश में रहने के दौरान उसके साथ किसी तरह की घटना ना हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक समय माहौल था कि हर क्षेत्र का अपना माफिया होता था, हर जिले में अपना गुंडा राज चलता था, जिसमें कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त रहती थी। कहीं पर गैंगवार होता था, कहीं पर खुलेआम वसूली चलती थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में इन्हीं चीजों का वादा किया था चुनाव के दौरान, जब विधानसभा का था, कि हम गुंडागर्दी से आपको निजात दिलाएंगे। जनता ने भरोसा किया, वोट दिया। निश्चित तौर पर उसके बाद 5 साल तक उस पर काम हुआ। फिर 2022 में चुनाव आया। 2022 में एक बार फिर मुख्यमंत्री ने अपना जो डेटा था वो पेश किया कि उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कौन से कदम उठाए, गुंडा जो थे, गुंडे थे, बदमाश थे, माफिया थे, उनके खिलाफ कौन से कदम उठाए। निश्चित तौर पे एक बार फिर जनता ने तो देखिए, भरोसा किया। कानून 2022 व्यवस्था में रिकॉर्ड और कामों के जरिए ही लगातार वोट की अपील बीजेपी की तरफ से की जाती है। ठीक है अश्विनी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। असद का रुख करते हैं। असद, देखिए आप उस कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां पर ये कार्यक्रम होना है जीआईसी मैदान में। क्या तस्वीरें हैं वहां की और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, बैठने की क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहते हैं। रायबरेली में उसकी क्या तैयारी की गई है? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी जनसभा है और जनसभा को लेकर जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो बैठने के लिए हो, चाहे जो पंडाल है वो वाटरप्रूफ पंडाल की भी व्यवस्था की गई है। चूंकि मौसम गड़बड़ है तो उसको देखते हुए भी हर चीज की व्यवस्था रखी गई है। जो रूट डाइवर्जन है उसको भी यातायात पुलिस को लगाया गया है। किसी भी तरह की जो भी कार्यकर्ता या जो भी जनता यहाँ पर सुनने के लिए मुख्यमंत्री को आएगी, उसको किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ को धमकी मिल रही है, उसके बाद भी खुद निकाय चुनाव की कमान संभालना, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और जिस तरह से रायबरेली का ये दौरा है वो बहुत अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव पर सबसे बड़ी नजर जो होगी वो 2024 के चुनाव पर होगी। और निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए संजीवनी का काम मुख्यमंत्री करते नजर जरूर आएंगे। और सुनना चाहती है, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि जनता उनको सुनना चाहती है, क्योंकि माफिया राज जिस तरह से खत्म हुआ है, माफियाओं के ऊपर जिस तरह से बुलडोजर चला है, कार्रवाई हुई है, उसको सुनना चाहते हैं लोग। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जनता जो है वो आने के लिए आतुर है कि जल्दी हम वहां पहुंचे। और अभी से ही लगातार बसें से या ट्रैक्टरों से लोग आने स्टार्ट हो चुके हैं। और कहीं ना बिल्कुल, तो देखिए लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है, क्योंकि किस तरीके से लोग दूर दराज से आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। उनका जो क्रेज है वो अलग ही नजर आता है। अश्विनी, देखिए क्योंकि स्थानीय मुद्दे हैं और ऐसे में स्थानीय मुद्दों को लेकर ही लगातार प्रचार प्रसार में सभी जुटे हुए हैं। लेकिन अलग अलग रणनीतियों की बात करें सभी पार्टियों से जुड़ी हुई, तो बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति को आगे लेकर बढ़ रही है? सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया जाता है, लेकिन जो आक्रोश अंदर खाने हैं इस वक्त, उसको लेकर क्या आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे? बिल्कुल, अगर बात करें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो चुनावी प्रचार के दौरान वो सिर्फ चुनाव पर फोकस करते हैं। चुनावी जनसभाओं पर जाते हैं तो अपनी सरकार की योजनाएं, सरकार की नीतियां गिनाते हैं। अगर बात करें रणनीतिक तौर पर पार्टियों की, तो रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी तमाम पार्टियों से अलग है। सबसे बड़ी बात समझिएगा कि जब जो टिकट थी उनका बंटवारा होना था, भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय तक इंतजार किया। क्योंकि अमूमन होता है कि जब किसी पार्टी से कोई टिकट मांगता है और उससे कुछ दिन पहले जब नामांकन का
अंतिम दिन होता है उससे पहले ही टिकट डिक्लेयर हो जाता है, तो वैसे में जो आपसी तालमेल होता है वो नहीं बन पाता है, झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है, जो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में शाम तक टिकट जारी की है। समझ लीजिए आज जो दूसरे चरण के टिकट जारी हुए लमसम 8:30 बजे के आसपास जारी किए भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप समझ सकते हैं कि वो किसी को भी मौका नहीं देना चाहते कि पार्टी के खिलाफ, गाइडलाइन के खिलाफ जाए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी चीज है कि जो अनुशासन है वो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कहते ही है कि जिसको भी टिकट दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बाहुबली है, आप वर्चस्व वाले तो आपको टिकट मिले। ऐसा उदाहरण सबसे बड़ा देते नंदी है, जो नंदगोपाल नंदी, उनकी जो पत्नी है मेयर थी प्रयागराज से और बेहतर ढंग से चुनाव लड़ी थी। इस बार भी उम्मीद थी अगर उनको टिकट मिलता चुनाव जीतती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको किनारे किया और एक जो कोर कैंडिडेट था उसको लाए। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं उनकी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। लखनऊ में कई दिग्गज अपनी पत्नियों, अपनी घर की महिलाओं को टिकट दिलाने के लगे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कोर कार्यकर्ता को चुना जो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही थी और कहीं पर कोई इस महिला का नाम नहीं था जो सुषमा खरकवाल है, उनकी कहीं चर्चा नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो टिकट देकर के सबको चौंकाया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सबको साहस दिया, सबको विश्वास दिया कि आने वाला समय आपका भी हो सकता है, आपको भी टिकट मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये संदेश बहुत बड़ा संदेश दिया, जिससे जो तमाम निचले कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, जो पन्ना प्रमुख है, उनको भी बिल्कुल। देखिए कहीं पर निराशा है तो कहीं पर खुशी है टिकट मिलने की, और इसी के साथ बीजेपी अब आगे बढ़ रही है सेमीफाइनल मैच में। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका असद तमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बैठक आज अवध क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे पार्टी के मुख्यालय पर बैठक होगी, जहां सुषमा खरकवाल के चुनाव कार्यालय में बैठक करेंगे। लखनऊ से बीजेपी की महापौर प्रत्याशी हैं सुषमा खरकवाल, जहां हलवासिया कोर्ट पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो अवध क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक दोपहर 12 बजे करेंगे। पार्टी के मुख्यालय पर बैठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस दौरान क्या बड़ी रणनीति उनकी तरफ से दी जाती है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बड़ी भूमिका वो अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हलवासिया कोर्ट पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में अवध क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ मिलकर ये बैठक होगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? आज देखिए भूपेंद्र चौधरी बैठक करेंगे, अवध के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ खास चर्चा रहेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार चुनावी मोड में हैं, लगातार वो बैठकों का दौर रखे हुए हैं। पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो लगातार बैठकें कर रहे हैं। जो आज अवध क्षेत्र के जो प्रत्याशी होंगे और साथ ही साथ जो प्रभारी होंगे, उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे किस तरीके से अवध क्षेत्र की जो सीटें हैं उनको जीतना है, क्योंकि अवध क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है अवध क्षेत्र। चाहे 2022 का चुनाव देखिए, 2017 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर किसी ने किया तो अवध क्षेत्र ने किया। तो कहीं ना कहीं अवध क्षेत्र पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी का है और कहीं ना कहीं उस भरोसे को और मजबूत कैसे किया जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और ये बैठक कितनी उपयोगी रहती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बैठक है, अवध क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस दौरान रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कमान भूपेंद्र चौधरी भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपनी भूमिका भी अदा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कर्नाटक दौरा, आज 1 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे सीएम, जहां कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे ब्रजेश पाठक। जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो ब्रजेश पाठक का आज खास दौरा है कर्नाटक का और प्रचार प्रसार के लिए 1 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे डिप्टी सीएम। वहां पर प्रचार प्रसार किया जाएगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। क्या कुछ प्रचार प्रसार में वो कहते हैं, किस तरीके से बीजेपी के लिए वोट की अपील वो करते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो खास उनका 1 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है प्रचार प्रसार के लिए। तो ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं कर्नाटक में भी, जहां दिग्गजों का दौरा लगा हुआ है और इसी के चलते आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी ये खास दौरा 1 दिवसीय बताया जा रहा है।
तो प्रचार प्रसार के लिए कर्नाटक के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे और इस दौरान चुनावी कमान वो संभालते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं उसको भी गिनवाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।